हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग यूपी हायर कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के जनरल नॉलेज की सीरीज़ में पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में फंडामेंटल राइट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो कि पार्ट नंबर 4 में मेंशन किया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के भी बारे में। 4A में जो मेंशन किया गया है 42वें संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसको लाया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। पहले जरा शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक इसका मेंशन किया गया है। 36 में सेम वही स्टेट की डेफिनेशन दी गई है जो कि आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है, यानी कि यहाँ पर पहले स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो स्टेट का मतलब कि जो भी अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी या सरकारी फाइनेंसेस वगैरह कहीं पर लगते हैं तो उनको हम लोग स्टेट बोल देते हैं। आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है कि यहाँ पर डीपीएसपी का एप्लीकेशन कैसे करना है। यहाँ पर मेन बताया गया है कि स्टेट को अपना वेलफेयर स्टेटस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत होती है। तो फिर इसके बाद से आर्टिकल नंबर 38 में बताया गया है सोशल वर्क करने के लिए, और ये सोशल वर्क के बेसिस पर अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ द स्टेट लेकर के आना। और इनफैक्ट अगर कहीं को वेलफेयर का शब्द मिल जाए, वेलफेयर अगर शब्द मिल जाए, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी से रिलेटेड हमें यहाँ पर चीज़ों को लिखना है। तो वेलफेयर शब्द जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आर्टिकल नंबर 39 में आ जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 39 में कई सारे वर्क दिए गए थे जो कि इस वेलफेयर को अटेन करने के लिए है। आर्टिकल नंबर 39A में बताया गया है फ्री जस्टिस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। आर्टिकल नंबर 40 में आ जाएंगे तो विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। 41 में राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज़ है। राइट टू वर्क का मतलब ये होता है जैसे मनरेगा, MGNREGA। सरकार कहती है कि अगर आपको कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आप नौकरी इन द सेंस कि कहीं पर अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो मनरेगा के तहत आप वर्क कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन तो आप लोगों को पता ही है, 2009 में इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया था और 2010 में इस चीज़ों को लेकर के आ गए थे। बेसिकली 2002 में बनाया गया था, 9 में इस चीज़ को एक्ट के थ्रू लाया गया था। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जैसे सुगम्य भारत अभियान हो गया, मान लो कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके लिए रैंप वगैरह बनाए जाते हैं जिससे कि वो पब्लिक असिस्टेंस रहेगा, आराम से वो चल सकेगा। तो ये चीज़ हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल नंबर 43 में इसी तरीके से मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है कि मैनेजमेंट कैसे करना होता है। फिर हमारा आर्टिकल नंबर 43 में बताया गया है लिविंग वेजेस एटसेट्रा। यहाँ पर मिनिमम वेज को लेकर के बातें की जाती हैं कि मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, और इसके लिए हमारे पास में लेबर कोड होता है, हमारे पास में लेबर कोड है। बेसिकली 4 लेबर कोड है, रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। आर्टिकल नंबर 43A में आ जाएंगे तो यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है कि क्या चीज़ें होती हैं। अगर मान लो मैटरनिटी रिलीफ के बारे में पूछा जाए तो मैटरनिटी रिलीफ किस एक्ट में है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 42 में। ये ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 43B भी इसी तरीके से है। 43B में बताया गया है कोऑपरेटिव्स के बारे में, और ये जो कोऑपरेटिव को बैठाने की व्यवस्था है ये 2011 में लाई गई थी, और ये लाई गई थी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। इसको भी ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 44 में बताया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है और नया उत्तराखंड में पहला स्टेट बन गया है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लाया गया है। 45 में बताया गया है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। अब ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं आंगनवाड़ी जो होती है, आंगनवाड़ी एक तरीके से हो गया ये बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो गया। यहाँ पर बेसिकली किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, लेस देन 6 ईयर के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए है। आर्टिकल नंबर 46 में ये बोला गया है कि जो भी SC ST या OBC होते हैं उनके लिए एजुकेशनल और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोमोट करना है। 47 में बताया गया है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में, और इसी के बेसिस पर जो भी इंटॉक्सिकेंट वगैरह होते हैं इसको रोका जाता है, शराब को रोका जा सकता है, या फिर न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए जैसे कि मिड डे मील होती है ये लागू किया जाता है। फोर्टिफिकेशन लागू की गई है, फोर्टिफिकेशन हो गई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। पब्लिक हेल्थ के लिए FSSAI होती है जो कि फूड क्वालिटी को चेक करती रहती है। ये सारी चीज़ें हमारी आर्टिकल नंबर 46(7) में मेंशन की गई है। आर्टिकल नंबर 48 में बताया गया एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के, ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी जी इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बोलते थे, गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आ जाती है। आर्टिकल नंबर 48A यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और सेफगार्ड के लिए
ये बेसिकली यहाँ पर बनाया गया था कि जंगल वगैरह को बचा करके रखना है। आर्टिकल नंबर 49 में आ जाते हैं तो जो भी मॉन्यूमेंट या प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस है, इनको प्रोटेक्ट करके रखना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, स्टेट के ऊपर में होता है। आर्टिकल नंबर 50 में आ जाएंगे तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक बार सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो मेक श्योर इसको ध्यान रखिएगा। 51 में बताया गया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इस चीज़ का भी मेंशन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2-3 केसेस हैं जिनके बारे में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 13 जैसे कि बोलता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, क्योंकि हमें डीपीएसपी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट के लिए कुछ लॉ स्टेट को बनाने पड़ेंगे, जैसे रिजर्वेशन टाइप की जो लॉज वगैरह होती है, कहीं ना कहीं वो लोगों के उत्थान के लिए ज़रूरत हो जाती है, और इस वजह से हमारा फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं यहाँ पर वायलेट हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों को आपस में बैलेंस कैसे किया जाए, या फिर किस तरीके से बैलेंस हम रखेंगे। इसके लिए तमाम केसेस हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। इस केस की शुरुआत होती है शंकरी प्रसाद केस के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक शंकरी प्रसाद केस होती है, तो शंकरी प्रसाद केस होती है। शंकरी प्रसाद केस के बाद में फिर यहाँ पर एक गोलकनाथ केस होती है। केस की डिटेल जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, गोलकनाथ केस हो जाता है। और फिर लास्ट में आ जाती है केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस को काफ़ी इंपॉर्टेंट केस बोला जाता है, 1773 का केस है। यहाँ पर बोला गया था कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, डीपीएसपी को भी अमेंड किया जा सकता है। और डीपीएसपी हम लोग अगर स्टेट कुछ इस तरीके से मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए अगर बना रहा है और उसमें अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह आर्टिकल नंबर 39B एंड 39C ही सिर्फ होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है, मतलब इस दोनों के तहत अगर कोई लॉ बनाया गया, और अगर डीपीएसपी के 39B और 39C के तहत अगर कोई लॉ बनाया गया है, और अगर यह आर्टिकल नंबर 19 के अलावा कोई दूसरा मतलब 14, 15 और 19 के अलावा अगर कोई वायलेट हो रहा है, तो फिर वो अमान्य मान लिया जाएगा। हमारे लिए इतना ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए बस ये ज़रूरत है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 3 केसेस जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हमारे पास अगला आ जाता है पार्ट नंबर 4A में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था, यह स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था। यह पार्ट ऐड किया गया था 42वें संशोधन के बाद, मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इस चीज़ को ऐड किया गया था। टोटल आज की डेट में 11 फंडामेंटल राइट है जो कि 42वें संशोधन से ऐड किए गए थे, लेकिन 10 ही ऐड किए गए थे। रिसेंट में अभी जो 86वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें एक एजुकेशन वाला और ऐड हो गया है। तो अब हम लोग जरा 1 बाय 1 करके फंडामेंटल ड्यूटी को भी पढ़ लेते हैं। एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी की चीज़ें लिख देता है और पूछ लेता है कि बताओ इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है और इसमें फंडामेंटल मतलब डीपीएसपी कौन सा है। तो मेक श्योर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो ये कहता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत रहते हुए जो भी यहाँ पर आइडियाज़, जो भी इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाए गए हैं उनकी रिस्पेक्ट आपको करनी है। इसके अलावा नेशनल फ्लैग और जो नेशनल एंथम है इसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं ऑनर कोड एक्ट। अगर मान लो आप डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं तो आपके इसके खिलाफ में आपको मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए पेनाल्टी या कुछ प्रोविज़न ऑफेंस वगैरह मान लिया जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये एक्ट बनाया गया इसलिए, अदरवाइज फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर में कोई ऐसा आपके ऊपर में बाउंडेशन नहीं है, ये एक कर्तव्य मात्र है, ये एक मॉरल ड्यूटी के फॉर्मेट में है। ये आपको एक मॉरल ड्यूटी के फॉर्मेट में देता है कि आपको किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर करनी होती हैं। फिर आगे है कि आपके जो भी नेशनल स्ट्रगल के दौरान में जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको नोबल आइडियल्स को हमें चेरिश करना है, हमें फॉलो करना है। जैसे वही है कि हम लोग जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को लेकर के हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे अपहोल्ड करके रखना है कि हमारे यहाँ पर दूसरा मैटर कोई ना होने पाए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पर डिटेल ना लेने पाए। अगर मान लो उस कंट्री को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम कंट्री को मतलब कंट्री के सिक्योरिटी के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। इसके लिए तमाम एनसीसी होती है या फिर अलग अलग संस्थाएं यहाँ पर बना करके रखी जाती हैं, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आगे काम अगर बुलाया जाए तो फिर कंट्री को हम लोग सर्व करने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा जो भी कॉमन ब्रदरहुड होती है, भाईचारा होती है, हारमनी होती है, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होती है, उसको हमें बना करके रखना है, जिससे कि मतलब कि जो भी धार्मिक, लिंग्विस्टिक या रीजनल बेसिस पर हम कभी टूटे नहीं। जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखना है, प्लस भाईचारा और जो हारमनी है वो भी आपस में बना करके रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि वुमेन की डिग्निटी को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है। ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन किया गया है। ये पार्ट नॉर्मली सभी लोग छोड़ देते हैं, ये पार्ट ध्यान रखना है कि डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन किया गया है।
इसके अलावा जो भी हमारा कंपोजिट कल्चर है उसकी जो रिच हेरिटेज है उसको हमें वैल्यू और प्रिजर्व करके रखना होता है। इसके अलावा जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे फॉरेस्ट हो गई, लेक हो गई, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, या जो लिविंग क्रिएचर है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, जहाँ पर ये बोला गया है कि फॉरेस्ट लेके जितनी भी चीज़ें होती है उसे इंप्रूव करना और प्रोटेक्ट करना है। फंडामेंट डीपीएसपी में भी सेम यही आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 48 के अंतर्गत, जहाँ पर फॉरेस्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट को दी गई है। और यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटी है, यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है आम जनता को, सिटीजन को। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछ लिया जाता है दोनों आर्टिकल देख करके कि इसमें से बताओ कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें कौन सा आपका डीपीएसपी है। फिर इसके अलावा हमें एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक रिफॉर्म, एक साइंटिफिक टेम्पर, एक मानवता, ये सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी है लोगों के अंदर में। बाकी पब्लिक प्रॉपर्टी, और अगर मान लो किसी तरीके का कहीं पर वायलेंस होता है तो उससे बचाना है, उसमें आपको नहीं घुसना है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कई लोग होते हैं ना, जा करके नाम लिख देते हैं, दिस लफ्स दिस लिख देते हैं, तो ऐसे अकड़म अकड़म चीज़ें आपको नहीं लिखनी होती हैं। 10 नंबर का जो आर्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर बोला गया है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर वैल्यू ऑफ इंडिवोर एंड अचीवमेंट। आपको कुछ अपने कृत्य कुछ इस तरीके के रखने हैं कि जिससे देश का हमेशा नाम हो, देश कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए, ये काम यहाँ पर बोला गया है। आर्टिकल नंबर 11, यहाँ पर 11 नंबर का जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था। ये कहा गया कि जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इन लोगों को प्राइमरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए और ये फ्री अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अगर मान लो कल को आपको कोई बच्चा दिखता है जो अनाथ है, मतलब मान लो उसके पेरेंट्स नहीं है, मान लो 8 साल का है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका दाखिला किसी प्राइमरी एजुकेशन में करवा दीजिए, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के पास में पहुँचा दीजिए, एनजीओ वगैरह के पास में पहुँचा दीजिए जो कि इसका दाखिला करवा देंगे। तो ये था पूरा फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, जो केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो ध्यान रखना है, और जो यहाँ पर बात बताई गई है दोनों को मतलब कंपेयर करते हुए, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये ध्यान रखना है क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 5 एग्जीक्यूटिव को लेकर के, और फिर आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे।